हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास के पार्ट पार्ट थ्री। दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 और इसके पहले हमने इसमें जो आपका टेट एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट, उसका 2018 में जो क्वेश्चन आए थे उसमें से 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आपकी डिमांड होगी तो हम आपको मैथ और उसमें हम इन्वायरमेंट पर्यावरण शिक्षा का भी आपको क्लास उपलब्ध करा देंगे। और इसमें हम आज बाल विकास के पार्ट 3 में चलते हैं। और दोस्तों, इसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन लिया है और 50 क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस सेट में लिया है वह सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और परीक्षा के आधारित हैं। जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों को हमने शामिल किया है। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर कुछ न कुछ लाभ होगा इससे। अगर आपको इससे कुछ लाभ होगा तो हमारा भी काम सफल होगा। अगर आपका काम सफल होता है, अच्छा लगता है आपको यह पसंद आता है मेरी मेहनत, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चलिए चलते हैं। और इसमें हमने एक लास्ट में एक ऑप्शन दिया है आपको अभ्यास प्रश्न के लिए, उसको कमेंट बॉक्स में आपको देना है उत्तर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? ए है वुडवर्थ और बी है गेट्स और सी है चार्ल्स स्किनर और डी है क्लार्क हिल। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है? आपको राइट आंसर बताना है। और इसमें जो इस परिभाषा को दिया है गेट्स ने इस परिभाषा को गेट्स ने दिया है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? ए व्यवहार में परिवर्तन, बी है अर्जित, सी है परिपक्वता से नहीं, डी है उपयुक्त सभी। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है बी अर्जित। तो बी इज द राइट आंसर, बी आपका सही है अर्जित। और तीसरा है प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी उद्दीपक, डी इसमें डी है प्रयत्न। तो जो आपको फिर से हम कोड देख लेते हैं। ए है बिल्ली, बी है कुत्ता, सी है उद्दीपक और डी है प्रयत्न। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है डी मतलब प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्रयत्न। अब हम आते हैं चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को अधिगम सिद्धांत हेतु विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस मनोवैज्ञानिक को अधिगम सिद्धांत हेतु विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार है वह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है स्वीडिश अकादमी द्वारा। और इसमें जो दिया गया है ए है पावलोव और बी है स्किनर, सी है लेविन, डी है टालमन। जो ए हैं पावलोव और बी है CF स्किनर और सी है लेविन, डी है टालमन। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है, चौथे में आपका राइट आंसर है CF स्किनर। तो दोस्तों, जो ये स्किनर हैं इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार अधिगम सिद्धांत में। अब हम आते हैं पांचवा क्वेश्चन है पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किए? कुत्ते पर, बी है बंदर पर
और सी है बिल्ली पर, डी है चूहे पर। तो जो पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन को सिद्धांत दिया था वह किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। तो पावलोव ने अपना क्लासिकल सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग करके दिया था। ए इसमें आपका राइट आंसर है। बी है 6 है क्रिया प्रसूत अधिगम निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम किस नाम से जाना जाता है? ए स्किनर, बी थार्नडाइक, सी पावलोव, डी हल, डी हल। तो जो इसमें आपका छठे में आपका राइट आंसर है, छठे में आपका राइट आंसर है बी, बी एफ थार्नडाइक स्किनर। तो स्किनर इसमें नहीं है, इसमें थार्नडाइक, थार्नडाइक राइट है, नहीं इसमें बी एफ स्किनर है, स्किनर और पावलोव हल, इसमें केवल बी आंसर राइट है। तो क्रिया प्रसूत अधिगम किसके द्वारा दिया गया है, किसके नाम से जाना जाता है? थार्नडाइक के नाम से। आते हैं 7वां क्वेश्चन है सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? ए है संरचनावादियों ने, ए है संरचनावादियों ने, बी है व्यवहारवादियों ने, सी है गेस्टाल्टवादियों ने, डी है मनोविश्लेषणवादियों ने। ए है संरचनावादियों ने। तो जो इसमें आपका 7वें में राइट आंसर है वह है सी, गेस्टाल्टवादियों ने, गेस्टाल्टवादियों ने सिद्धांत दिया है। गेस्टाल्टवादियों ने सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। तो सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, गेस्टाल्टवादियों ने। आते हैं 8वां क्वेश्चन है कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग निम्न में से किस पर किया? तो किस जानवर पर कोहलर ने अपना प्रयोग किया है? तो ए है बंदर पर, ए है बंदर पर, बी है चिंपैंजी बंदर पर, सी है बिल्ली पर और डी है चूहे पर। तो कोहलर ने अपना सिद्धांत दिया है चिंपैंजी पर। तो चिंपैंजी पर कोहलर ने अपना सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों कोहलर ने अपना जो सिद्धांत दिया है वह चिंपैंजी बंदर पर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो छड़ होती है, छड़ को लगाकर बार बार चिंपैंजी उछलता कूदता है, तो इस प्रकार से उसे प्राप्त होती है भोजन की। 9वां क्वेश्चन है अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका है। अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका है। ए है अभिप्रेरणा मोटिवेशन, बी है प्रलोभन और सी है नए शिक्षण तकनीक प्रयुक्त करके, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें आपका ए आंसर है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के द्वारा शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। डी है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। ए है प्रशंसा, प्रशंसा, बी है पुरस्कार, सी है नेतृत्व, डी है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट आकांक्षा। तो इसमें 10वें में आपका जो राइट आंसर है वह है डी, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो डी इसमें राइट आंसर है। 11वां है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। यूपी टेट 2013 में, यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। ए है अभ्यास कार्य से, बी है परिणाम की अपेक्षा से, सी है प्रशंसा से और डी है तत्परता से, डी है तत्परता से। तो 11वें में आपका जो राइट आंसर है वह है डी, तत्परता से। तत्परता से सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तत्परता से। 12वां है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कारक हैं? तो दोस्तों यहाँ 2013 में पूछा गया है यूपी टेट में। इसमें ए है अनुकरण, ए है अनुकरण और इसमें बी देखें तो बी है प्रशंसा एवं निंदा, प्रशंसा एवं निंदा। ए था अनुकरण, सी है प्रतियोगिता, डी है कि ये सभी आंसर सही हैं। तो जो आपका 12वें में राइट आंसर है वह है
डी, मतलब कि जो ये सभी आंसर हैं वह सभी हैं सही है। इसमें प्रतियोगिता भी सम्मिलित होगी, प्रशंसा एवं निंदा भी होगा, अनुकरण भी होगा। 2013 में पूछा गया है जो सीखने की प्रभावित करने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है, तो प्रतियोगिता से भी। अर्थात सीखने के लिए जो सीखने को हमें अगर बढ़ाना है, बच्चों से अगर सिखाना चाहते हैं बच्चों को कुछ भी, तो हमें उनकी प्रतियोगिता करानी चाहिए, उनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए और निंदा करनी चाहिए, और अनुकरण द्वारा हमें सिखाना चाहिए। तो इसमें डी इज़ द राइट आंसर, मतलब ये सभी सही हैं। प्रशंसा, अनुकरण, निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी प्रश्न सही हैं। इसमें हम मोटिवेशन भी शामिल कर सकते हैं। मोटिवेशन दोस्तों, मोटिवेशन भी द्वारा हमें सिखाया जा सकता है, अनुकरण करके अधिगम चलाया जा सकता है अच्छे से। 13वां क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालकों के सीखने में प्रेरणा किस प्रकार से उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, सी है प्रशंसा एवं भर्त्सना, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो 13वें में आपका राइट आंसर है वह है डी, मतलब उपर्युक्त सभी। बालक की व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए, पुरस्कार एवं दंड देना चाहिए, प्रशंसा एवं भर्त्सना भी किया जाना चाहिए, जो सिखाने के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, या किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाना जाता है। ए है भाषा विज्ञान, बी है संज्ञानात्मक, सी है नैतिक विकास, डी है सामाजिक विकास। तो जो 14वें में आपका राइट आंसर है वह है बी, मतलब संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलप। और 15वां है तो इसमें दोस्तों बी इज द राइट आंसर, इसमें बी इज द राइट आंसर आपका है, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 15वां है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान, सभागार, सीखना, और डी है विद्यालय एवं कक्षा। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है डी, तो विद्यालय एवं कक्षा उपयुक्त स्थान है। विद्यालय एवं कक्षा, जो वातावरण होता है विद्यालय एवं कक्षा का, वह घर पे वातावरण नहीं मिल पाता है। 16वां क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। सीखना, सोचना, क्रिया करना और कल्पना करना। जो 16वें में आपका राइट आंसर है वह है सीखना अभ्यास में शामिल है। 17वां क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन एवं क्रिया प्रसूति होगा यहाँ पर। तो इसमें जो आपका कूट है बी है रचनात्मकता और मौलिकता, और सी है समायोजन और वृद्धि, और डी है चिंतन और कल्पना ये द राइट आंसर। तो जो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व में वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना, उसका मेन आधार है, प्रमुख आधार है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। तो भूलने का सिद्धांत ए है प्रतिस्पर्धात्मक अपराध अवरोध होगा वहाँ पर, और बी है प्रतिकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिच्छायित अवरोध। तो जो इसमें आपका 18वें में आपका राइट आंसर है वह है बी, प्रतिकारी अवरोध। तो इसमें आपका प्रतिकारी अवरोध होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। किस पर प्रयोग करके किया था, यहाँ पर हम डाट लगा सकते हैं। किस पर,
प्रयोग करके किया था? ए है खरगोश, और बी है चूहा, सी है कुत्ते, डी है बिल्ली। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है कुत्ता। कुत्ते पर उन्होंने पावलोव ने अपने अनुबंधन प्रतिक्रिया को प्रतिपादित किया था। बी है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस जानवर का प्रयोग किया है? तो जो 20वें में आपका सही आंसर है वह है बी, कुत्ते पर प्रयोग किया है। इसमें हमें अभी हम देखने थे कि जो पावलोव ने सीखने की अनुबंधन प्रतिक्रिया है और यह संबंध प्रतिक्रिया है, वहाँ पर कुत्ते का प्रयोग किया दोनों जगह पर। 21वां है थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है व्यवहारात्मक सिद्धांत। थार्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत श्रेणी में आता है। 22वां है सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? या 2016 में पूछा गया है यूपी टेट में। सीखने की प्रगति के सूचक हैं। बी कूट है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं। सी है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। डी है सीखने की रचनात्मकता का सूचक है। तो जो इसमें आपका 22वें में राइट आंसर है, 22वें में राइट आंसर ए है। तो सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। तो ए आपका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। ए है कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, डी चूहों पर। तो अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के जो सिद्धांत है उसमें कोहलर ने प्रयोग किया है वनमानुष पर, वनमानुष का। तो कोहलर ने वनमानुष का प्रयोग किया है। 24वां है अधिगम में डार्ट प्रभाव का नियम था। अधिगम में डार्ट प्रभाव का नियम था। तो जो ए है पावलोव, बी स्किनर, सी वाटसन, डी थार्नडाइक। तो जो 24वें में सही आंसर है वह है थार्नडाइक। तो जो अधिगम में प्रभाव का सिद्धांत था वह थार्नडाइक का नियम था। 25वां है निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? यूपी टेट 2014 का प्रश्न है। मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है डी मतलब गेस्टाल्टवाद। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सीखने की जो व्याख्या करता है वह गेस्टाल्टवादियों का है। 26वां है सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिया है? 2014 में पूछा गया है यूपी टेट में। ए है पावलोव ने, इसमें आपको पावलोव लिखना है, पावलोव। और बी है स्किनर, सी एफ स्किनर, और डी है थार्नडाइक, और डी है कोहलर। तो जो दोस्तों सीखने के नियम दिए हैं थार्नडाइक ने, सीखने के नियम थार्नडाइक ने दिए हैं। 27वां है सीखना है व्यवहार में परिवर्तन। बी है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम। सी है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। डी है उपर्युक्त सभी। तो सीखना कौन सी क्रिया है? तो सीखना आपका उपर्युक्त सभी क्रिया में शामिल है। व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी है। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन पर। 28वां है प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 2014 में पूछा गया है।
इसमें ए है थार्नडाइक, बी है मैकडूगल, सी है कोहलर और डी है पावलव। जो 28वें में आपका राइट आंसर है वह है ए थार्नडाइक। तो थार्नडाइक आपका राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। आते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां है सीखने के नियम के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने का जो नियम है कि निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने के जो नियम है निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। बी है सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। और सी है उसे दंडित करना चाहिए। डी है इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो जो आपका 29वें में राइट आंसर है वह सी, उसे दंडित करना चाहिए। तो 29वें में आपका राइट आंसर है सी, उसे दंडित करना चाहिए। आते हैं 30वां क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। बच्चों के अनुसार पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। मात्रा के आकार मात्रा प्रकार पर। और बी है आकार पूर्ति। और सी है प्रकार मात्रा। और इसमें डी है आकार और किस्म पर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी, प्रकार और मात्रा पर। प्रकार और मात्रा पर दोस्तों पेंटिंग हुआ है। और 31वां क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। बी है परिपक्व होने से। और सी है अनुकरण से। और डी है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वाइगोत्स्की के अनुसार वह इसमें आपका जो सही आंसर है वह है डी, वयस्कों और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया से। आते हैं 32वां है सीखना है। तो दोस्तों सीखना या सीटेट में पूछा गया 2016 में क्वेश्चन है। सीखना है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से छीड़ संबंध रखता है। सी सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। डी है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, सीखना है। आते हैं 33वां क्वेश्चन। 33वां है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ए है भाषा की, पुनर्बलन की, भौतिक विश्व के साथ अनुभव की, अनुकरण की। जो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के जो कारक है उसमें मुख्य भूमिका में जो कारक है उसका नाम है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सी इसमें आपका सही आंसर है, सी। आते हैं 34वां क्वेश्चन। 34वां है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ये पूछा गया है सीटेट 2016 में। सीटेट 2016 में पूछा गया है। ये है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। और बी है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। सी है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। वाइगोत्स्की के इसमें आपका सही आंसर है जो आपका 34वें में राइट आंसर है वह सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। 35वां है
वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो 35वें में आपका जो राइट आंसर है वह है ए, उसके सामाजिक संदर्भ से। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता था, उसके सामाजिक संदर्भ से। 36वां है बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन किसने दिया है? बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया? ए है पावलोव ने, और बी है स्किनर ने, और सी है पियाजे ने, डी है कोहलबर्ग ने। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह सी, पियाजे। तो पियाजे इसमें आपका राइट आंसर है, पियाजे। तो जो बच्चे होते हैं अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। 37वां क्वेश्चन है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह किसने कहा है? और अवस्था किसने है? यह अवस्था कैसी है? 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है ए मतलब कि 7 से 12 वर्ष तो बालकों की अमूर्तता एवं मूर्त अनुभवों के प्रत्ययों की होती है। तो 38वां क्वेश्चन है विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, इसमें बी है प्रसव पूर्वावस्था से, सी है शैशवावस्था से, डी है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसमें जो 38वें में आपका राइट आंसर है वह है बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। 39वां क्वेश्चन है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधित है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ए है विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप में क्रमिक होता है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, डी है विकास के परिणाम वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह सी। तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। 40वां क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह किसने दिया है? इसमें ए है अंतः संबंध सिद्धांत, बी है निरंतरता का सिद्धांत, और एकीकरण का सिद्धांत और अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो जो इसमें राइट आंसर है वह है बी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? सिद्धांत किससे संबंधित है? सिद्धांत किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। 41वां क्वेश्चन है नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। तो नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर सामाजिक और मानसिक विकास में अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। तो किस सिद्धांत के आधार पर होता है? ए है परिमर्जिता, ए है परिमर्जितता का सिद्धांत, और बी है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, सी है व्यक्तित्व का सिद्धांत, डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह सी, व्यक्तित्व का सिद्धांत। व्यक्तित्व का सिद्धांत इसमें आपका सही है, मतलब सी आपका सही आंसर है। और इसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 42
प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों और कौशलों में समान नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होते हैं, वे उभयनिष्ठ लक्षणों को बांटते हैं। और इसमें हम सी है, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ए है, एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं को क्षमता को विकसित करना असंभव है। तो जो 42वें में आपका राइट आंसर है वह है ए मतलब कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों, कौशलों में समान नहीं होते हैं। तो दोस्तों, सबकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं और सबकी सीखने की योग्यता, सीखने की जो प्रक्रिया होती है अलग अलग होती है। कोई बच्चा एक बार बताने से सीख जाता है, कोई बच्चा 10 बार बताने से भी नहीं सीख पाता है। तो सबकी जो प्रक्रिया है सीखने की अलग अलग है। 43वां क्वेश्चन है, फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? तो प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है फ्रायड की अवस्थाओं के अनुसार। यह है मुखावस्था, बी है गुदावस्था, सी है अव्यक्ततावस्था, सी है शैशवावस्था। तो जो आपका 43वें में राइट आंसर है वह है ए मुखावस्था। तो 43वें में राइट आंसर है ए मुखावस्था। मुखावस्था आपका राइट आंसर है ए। जो विद्यालय की आयु समझा जाता है वह मुखावस्था में समझी जाती है फ्रायड के अनुसार। 44वां क्वेश्चन है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, नियम को अनुसारित करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करना है। यह विकास के निम्नलिखित किस प्रकार का सिद्धांत है? तो विकास अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, नियम को अनुमानित करता है, अनुसरित करता है, और कौन से समय करता है, यह निम्न किस प्रकार का सिद्धांत है, किस प्रकार के सिद्धांतों से होता है? ए है समन्वय का सिद्धांत, बी है निरंतरता का सिद्धांत, सी है चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत, डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो 44वें में आपका जो राइट आंसर है, 44वें में आपका राइट आंसर है वह सी है चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत। चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत। अब नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडीपस और इलेक्ट्रा जटिल शुरू होती है? ओडीपस और इलेक्ट्रा जटिल शुरू होती है। ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, और इसमें सी है किशोरावस्था, और डी है वयस्क अवस्था। तो जो आपका राइट आंसर है इसमें वह है सी शैशवावस्था। शैशवावस्था में ओडीपस और इलेक्ट्रा जटिल शुरू होती है। 46वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसमें डी है, इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है, इसमें जो आपका राइट आंसर है, इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी डी। तो डी मतलब इसकी सहायता से शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, शिक्षण को अधिक प्रकार से सुधारा जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है, उत्कृष्ट शिक्षा दी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कि कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ए कला, और बी है विज्ञान, और इसमें सी कूट है विद्यात्मक विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है सी विद्यात्मक विज्ञान। विद्यात्मक विज्ञान। 48वां क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत में निहित है, शिक्षण सिद्धांत में निहित है शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार, उपर्युक्त सभी। तो 48वें में आपका राइट आंसर है शिक्षण सिद्धांत छात्र के व्यवहार में निहित है। शिक्षण सिद्धांत छात्र के व्यवहार में निहित है। 49वां क्वेश्चन है, शिक्षण का सिद्धांत संबंध होता है, शिक्षण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसमें आपका अधिगम है, अभिभावक है, विद्यालय है, राज्य से है। तो जो आपका 49वें में राइट आंसर है वह है ए शिक्षण का संबंध अधिगम से होता है।
शिक्षण का संबंध अधिगम से होता है। 50वां क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी है प्रेरणा का सिद्धांत, और सी है रुचि का सिद्धांत, और इसमें डी है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ए शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत नहीं है। आपको दोस्तों आपको बताना है अभ्यास प्रश्न है शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या होता है। तो दोस्तों जो शिक्षण होता है उसे पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होना चाहिए। मतलब को शिक्षा देते समय हमें यह देखना चाहिए कि बच्चा है वह उसके पहले उसके बारे में कुछ जानता है कि नहीं जानता है, यही आपको बताना था। हमने आपको आंसर ही बता दिया। फिर भी आप इसके बारे में कुछ और जानते हैं तो आपको अवश्य लिखना है शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या होता है। आपको कमेंट बॉक्स में और इसके बारे में कुछ बताना है, हमने जो बताया उसके अलावा अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर हमें ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हमारा काम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।